विद्यार्थी मित्रों, आगे की वीडियो जो हमने बनाई उसमें 3 समास को हम समझे। द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास, 3 को हम समझ चुके हैं। आज हम इस दूसरे वीडियो में जो उनके प्रकार हैं, जो अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, मध्यम पद लोपी और बहुव्रीहि जो समास है, उनको हम आज समझेंगे। तो यह वीडियो में जो भी हम समझाते हैं आपको, वह आप घर पे अपनी बुक में उसके नियम, उसके शब्दार्थ और जो उसकी व्याख्या या उदाहरण है आप लिखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम पहले बात करते हैं आज समास की। तो समास है चौथा, यानी कि 3 समझ चुके, आज का चौथा नंबर है अव्ययीभाव समास। समझते हैं हम अव्ययीभाव समास को। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। ये यथाशक्ति आपकी सहायता करूँगा। मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूँगा। दूसरा है, उसने आजन्म देश की सेवा की। तीसरा है, महाराज प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करते थे। तो उपर्युक्त जो वाक्य हमने पढ़े, उनमें रेखांकित शब्दों में पहला शब्द अव्यय है। जो पहला शब्द है वह अव्यय शब्द है और पूरा शब्द अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे सामासिक शब्द को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। हिंदी में संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर भी अव्ययीभाव समास बनता है, जैसे रोम रोम, दिन दिन, घर घर आदि। उपर्युक्त सामासिक शब्दों का विग्रह निम्न प्रकार से होता है। एक, यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। दूसरा है आजन्म, तो जन्म तक, जन्म यानी कि जीवन तक। तीसरा है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। चौथा, रोम रोम, प्रत्येक रोम। पांचवा, दिन दिन, प्रत्येक दिन। अव्ययीभाव समास के कुछ अन्य उदाहरण को हम समझते हैं। एक, यथाविधि, तो विधि के अनुसार। दूसरा है यथामति, मति के अनुसार। तीसरा, यथार्थ, अर्थ के अनुसार। चौथा, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण। पांचवा, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। छठा, आमरण, तो मरण तक। सातवां, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। आठवां, परोक्ष, आंखों से परे। तो इस तरह से अव्ययीभाव समास बनता है। अब बात करते हैं हम पांचवा कर्मधारय समास। पहले हम नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्य को हम पढ़ते हैं। वाक्य 1, कालिदास महाकवि थे। दूसरा, शर्मा जी बड़े सज्जन है। तीसरा, चलते चलते सीता के चरण कमल मुरझा गए। चौथा, धरती माता बड़ी उदार है। पांचवा, श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए थे। तो जो हमने वाक्य पढ़े, इन वाक्यों में रेखांकित सामासिक शब्दों की रचना पर ध्यान देना होगा। पहले वाक्य में महाकवि, महाकवि शब्द में महा और दूसरे वाक्य में सज्जन शब्द में सत विशेषण है। तीसरे वाक्य में सीता के कोमल चरणों की तुलना कमलों से की गई है और चौथे वाक्य में धरती को माता की उपमा दी गई है। पांचवें वाक्य में अंबर के साथ पित यानी कि पीला एक विशेषण है। पीला, पित यानी कि पीला, अंबर यानी कि आकाश, अंबर के साथ पित विशेषण आया है। तो जिस समास का पहला पद जो विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा जिस समास द्वारा तुलना या उपमा जो प्रकट की गई हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के उपयुक्त सामासिक शब्दों का विग्रह निम्न प्रकार से होता है।
जैसे महाकवि तो महान कवि। दूसरा है सज्जन तो सत जन यानी कि अच्छा जन, जन यानी कि आदमी। तीसरा चरण कमल तो चरण रूपी कमल, जैसे कमल जैसे चरण। चौथा धरती माता, धरती ही माता, धरती रूपी माता। पांचवा है पीतांबर तो पित्त यानी कि पीला, अंबर यानी कि वस्त्र, तो पीला और अस्त्र यानी कि पित्त वत्ता अंबर, पीतांबर ऐसे बनता है। अब हम बात करते हैं मध्यम पदलोपी समास की। मध्यम पदलोपी समास जो विग्रह करना होता है हम उसको देखते हैं। पद यात्रा, पदों यानी कि पैरों से चलकर की जाने वाली यात्रा। सिंहासन, सिंह की आकृति वाला आसन। इस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद और उत्तर पद यानी कि उनका पीछे वाला पद, उत्तर पद उसके पीछे का पद, तो पूर्व पद यानी कि पहला और उत्तर पद उसके पीछे वाला जो शब्द होता है, वहाँ उत्तर पद के बीच जो संबंध शब्दों का लोप हो जाता है, बीच में जो शब्द गायब हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं, उस समास का विग्रह करते समय उन्हें लुप्त पदों को शामिल कर दिया जाता है। जैसे पहले समास में पद और यात्रा, पद और यात्रा पदों के बीच चलकर की जाने वाली, तो पदों का प्रयोग किए बिना उसका सही विग्रह नहीं हो पाएगा, इसलिए चलकर की जाने वाली जो लुप्त पदों को विग्रह में शामिल किया गया है। इस तरह दूसरे समास में सिंह और आसन इन पदों के बीच विग्रह करते समय आकृति वाला पद जोड़ा गया है। ऐसे समास को मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। मध्यम पदलोपी समास कर्मधारय समास का ही एक भेद है। मध्यम पदलोपी समास के कुछ अन्य उदाहरण देखें। एक पर्णकुटीर, तो पर्ण से बना हुआ कुटीर, पर्ण यानी कि पान, कोई वृक्ष का जो पर्ण होता है उनको पर्ण, कुटीर यानी कि एक झोपड़ी, पर्ण कुटीर, तो पर्ण से बना हुआ कुटीर। दूसरा प्रेमालिंगन, प्रेम से पूर्ण आलिंगन। तीसरा है वन फूल, तो वन में खिलने वाला फूल। हमने अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, मध्यम पदलोपी यह हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम बहुव्रीहि समास की। तो पहले हम नीचे दिए गए जो वाक्य है उन वाक्य को हम पढ़ते हैं। वाक्य नंबर 1, चंद्रमौली की महिमा अपार है। दूसरा, भगवान चक्रपाणि तुरंत आ पहुँचे। तीसरा वाक्य, वहाँ सुंदर तो है ही सुशीला भी है, वहाँ सुंदर तो है ही सुशीला भी है। चौथा, मैं अपने काम में दत्तचित्त हो गया। पांचवा, भगवान पीताम्बर ने द्रौपदी की पुकार सुन ली। पहले वाक्य में चंद्रमौली शब्द का अर्थ है चंद्र है, मौली, मौली यानी कि मस्तक, मस्तक पर जिसके वहाँ यह सामासिक शब्द भगवान शिव का निर्देश करता है। दूसरे वाक्य में चक्रपाणि शब्द का अर्थ है चक्र है पाणी, पाणी यानी कि हाथ, हाथ में जिसके वहाँ यह सामासिक शब्द श्री कृष्ण की ओर संकेत करता है। तीसरे वाक्य में सुशीला शब्द का अर्थ है अच्छा है शील, जिसका वह एक स्त्री, वह सामासिक शब्द वाक्य में निर्दिष्ट सुंदर एक स्त्री की विशेषता बताई है। और चौथे वाक्य में दत्तचित्त शब्द का अर्थ है दत्त है चित्त जिसका, वह अर्थात जिसने काम में अपनी चित्त लगा दी है, वह यह सामासिक शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम में भी उसकी विशेषता बताता है। और पांचवें वाक्य में पीतांबर, यह शब्द का अर्थ है पित्त यानी कि पीला, अंबर यानी कि वस्त्र, जिसका वह अर्थात श्री कृष्ण, कृष्ण अथवा विष्णु
पीताम्बर धारण करते हैं, इसलिए पीताम्बर सामासिक शब्द कृष्ण या विष्णु का एक वाचक है। इन सामासिक शब्दों में पहले या दूसरे किसी पद का प्राधान्य नहीं होता है, किंतु पूरा समास किसी अन्य की ओर संकेत करता है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, समझना, जिस समास में कोई भी पद प्रधान यानी कि आगे मुख्य प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा की विशेषता सूचित करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कुछ उदाहरण हम पढ़ते हैं। दीर्घायु, दीर्घ यानी कि लंबी, है आयु जिसकी वहाँ। फिर से समझते हैं। दीर्घायु, दीर्घ यानी कि लंबी, है आयु जिसकी, आयु यानी कि आयुष्य। दूसरा चारपाई, चार है पाइयाँ, पाई जिसकी वहाँ। और तीसरा प्रज्ञा, चक्षु, प्रज्ञा है चक्षु जिसका वहाँ। चौथा अल्पमति, अल्प यानी कि कम, कम है मति जिसकी वहाँ। पांचवा गजानन, गज यानी कि हाथी, हाथी के आनन, मुख, आनन यानी कि मुख, गज हाथी के आनन, मुख के समान आनन है जिसका वह। तो इस तरह से बहुव्रीहि समास बनते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो समास समझे हैं, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, जो हमने आज समझे हैं, उसका अध्ययन करना, पढ़ना आप, और घर पे अपनी बुक बनाकर उसमें लिखना और समझना। तो यहाँ पर हम समास का जो टॉपिक है वह पूर्ण करते हैं। नई वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अलविदा, नमस्कार।